हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। किसी भी परीक्षा को देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसकी विगत वर्षों के प्रश्नों को हल कर लें, यानी उनके प्रीवियस ईयर्स में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस परीक्षा में, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है, कैसे पूछते हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं, तथ्य बेस्ड हैं या करंट अफेयर बेस्ड हैं। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस एग्जाम के पाठ्यक्रम को जानते हो कि उसके पाठ्यक्रम में, उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, और दूसरी बात कि आप उसकी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति क्या रही है, इस बात को समझें। तो आज यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों पर, कि पिछले वर्षों में आपसे नेट जेआरएफ के भूगोल विषय में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, यह सीरीज संबंधित है, किस तरीके से हम इसे पूछेंगे या किस तरीके से हम इस पूरी सीरीज पर चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज पर हम चर्चा करेंगे हमारे पाठ्यक्रम, यानी हमारे पास जो यूजीसी नेट भूगोल का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो हमारे पास 10 यूनिट है, 10 इकाई है, इन इकाई को लेकर हम सीधे सीधे क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब इस इकाई में भी क्या शामिल होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम क्रमशः चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है और ये प्रश्न किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं। यानी आपको इकाई 1 में या यूनिट 1 में किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं इकाई 1 यानी जियोमॉर्फोलॉजी से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर। विगत वर्षों में भी कौन सा सीरीज है, ये ध्यान रखें कि कब यह प्रश्न पत्र आया था। तो यह प्रश्न पत्र है दिसंबर 2023 का। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम यूजीसी नेट का हुआ है, उस एग्जाम में आपसे भूगोल के प्रश्न पत्र में इकाई 1 यानी जियोमॉर्फोलॉजी से कैसे प्रश्नों को पूछा गया है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस क्रमशः इकाई 2, 3, 4 और 5 से संबंधित होंगी और इकाई 10 तक पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यानी आज हम सबसे पहले जानेंगे भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के प्रश्नों को। तो कब पूछा गया है, दिसंबर 2023 में। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत निम्नलिखित में से, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, पर्वतीकरण से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, अल्पाइन, हर्सिनियन, कैलेडोनियन या पूर्व कैम्ब्रियन। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन में 4 चीजें क्या हैं। देखिए, यदि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देना चाहते हैं भूगोल का, या आप भूगोल से आगे रिसर्च पे जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपको भूगोल के बारे में ठीक से जानकारी हो, तभी आप उसका यह एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको पता हो कि जो 4 चीजें दी गई हैं ये क्या है। ध्यान रखें, ये 4 नाम जो आपके सामने ऑप्शन में दिए हैं, अल्पाइन, हर्सिनियन, कैलेडोनियन और पूर्व कैम्ब्रियन, ये चारों पर्वतीकरण या पर्वत निर्माण की अपनी अपनी अवधि है, जिसे हम किस आधार पर देखते हैं, घटना एवं काल के अनुसार। तो ध्यान रखें, घटना एवं काल के अनुसार पर्वतों के विभाजन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कौन कौन से विभाजन शामिल है, पूर्व कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। अब बात करते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इन चारों समय काल में पर्वतों के निर्माण की या पर्वतों के निर्माण की निम्नलिखित में से किस समय काल में किस पर्वतीकरण से संबंधित है। ध्यान रखिए, जब भी बात की जाएगी पूर्व कैम्ब्रियन की, तो पूर्व कैम्ब्रियन लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले की घटना है, ठीक है। और उसके आसपास किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है या कहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ है, पर्वतीकरण की घटना हुई है। तो ध्यान रखें, उत्तरी अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन, इसका समय क्या है या इस समय कहां पर हुए हैं, तो उत्तरी अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन। यहां पर जो पर्वतों का निर्माण माना जाता है मुख्यतः वह किस समय में हुआ है, पूर्व कैम्ब्रियन समय में, यानी हम 70 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिर बात करें यदि हम कैलिडोनियन के समय की, या कैलिडोनियन में किस तरीके से कहां पर पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है संपन्न हुई है, तो ध्यान रखिएगा यह समय लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले की है। ठीक है, यह समय लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले का है। अब बात किया जाए कि यहाँ पर कौन कौन से समय, तो ध्यान रखें मुख्यतः यहाँ पर पैलियोजोइक युग था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पैलियोजोइक कल्प, ध्यान रखें पैलियोजोइक कल्प, इस समय की हम बात कर रहे हैं। तो इसके आसपास, यानी जब भी हम पैलियोजोइक कल्प की बात करेंगे तो इसके आसपास यदि हम भारत की चर्चा करें तो इस समय अरावली रेंज, महादेव रेंज, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा, उनका निर्माण हुआ। फिर इंपॉर्टेंट बात आता है हर्सिनियन, हम क्रमशः चलेंगे, पूर्व कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, फिर अल्पाइन। ठीक है, तो हर्सिनियन की यदि हम बात करते हैं, हर्सिनियन के बारे में अमूमन यह मान्यता है कि 30 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, और हर्सिनियन में जो 30 करोड़ वर्ष पहले है उसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मुख्यतः जो हर्सिनियन का समय माना जाता है पर्वत निर्माण का, वह लगभग 27 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है, और हर्सिनियन ही इस प्रश्न का सही जवाब है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यदि हम बात करें ब्लैक फॉरेस्ट की कि यह है कहां पर, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वह है जर्मनी में। अब बात करें कि जर्मनी में कहां पर है, तो देखिए जर्मनी के मैप में यह है दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, और ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर है दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। और इस समय यानी हर्सिनियन समय की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिल्यूरियन युग था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस युग के अंत होने के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 27 करोड़ वर्ष पहले जर्मनी में हॉर्ज पर्वत का निर्माण या विकास होता है। ध्यान रखें हॉर्ज पर्वत, और जर्मनी की हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी समय इसके बाद हर्सिनियन युग के पर्वतीय निर्माण की या कहें पर्वतीकरण की प्रक्रिया में ही ब्लैक फॉरेस्ट का भी निर्माण होता है। यानी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किससे संबंधित है? हर्सिनियन पर्वतीकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब बात कर लेते हैं अल्पाइन के बारे में भी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा चतुर्थ पर्वत निर्माण की श्रेणी है अल्पाइन। कौन सी? फोर्थ, क्योंकि हमने अभी 3 के बारे में तो चर्चा कर ली, तो चतुर्थ श्रेणी है पर्वत निर्माण की कौन सी? अल्पाइन। ध्यान रखें ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और इंपॉर्टेंट बात क्या, इसमें जो टर्शियरी युग है जिसके बारे में हमने पृथ्वी के समय काल के बारे में जब चर्चा की थी तो पढ़ा था, तो जो टर्शियरी युग था उसी युग में अधिकतम पर्वतों का निर्माण हुआ है, और इस वजह से जो अल्पाइन पर्वतीकरण है उसे टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है, या उसे टर्शियरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। टर्शियरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और अल्पाइन पर्वतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी हर्सिनियन इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यूएसए कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित या फिल इन द ब्लैंक झील से नहीं गुजरती है। हमारे पास ऑप्शन है ह्यूरन, मिशिगन, ईरी या ओंटारियो। देखिए आपने ग्रेट लेक्स के बारे में जरूर सुना होगा, यानी महान झीलों के बारे में जरूर सुना होगा, जो 5 झीलों का एक समूह है, जिसमें इन चारों झीलों के साथ लेक सुपीरियर भी शामिल है। यानी ग्रेट लेक्स की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सी 5 झीलें शामिल है? एक तो आपने सुपीरियर के बारे में सुना, अभी मैंने आपसे बात की, लेक सुपीरियर, ठीक, ह्यूरन, ठीक, इसके अलावा मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें से 4 झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा में स्थित है, इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित है, और एक है जो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं गुजरती है। वह झील कौन सी है? तो इसके लिए हम देख लेते हैं मैप। वैसे तो मुझे आंसर पता है, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप इसके मैप को देखें। देखिए यह है कनाडा की सीमा, और यह है कनाडा और यूएसए की सीमा, जो आपको ये ब्लैक कलर से दिख रही है, फिर यहाँ पर व्हाइट कलर हो गई है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा है।
इसमें आपने गौर से देखा होगा कि लेक सुपीरियर से सीमा होकर गुजर रही है, लेक ह्यूरन से होकर गुजर रही है, लेक इरी से होकर गुजर रही है, लेक ओंटारियो से होकर गुजर रही है, लेकिन मिशिगन इसके ठीक अंदर की ओर स्थित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झील है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं गुजरती? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिशिगन। मिशिगन से यह सीमा होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या है? पैमाने दिए गए हैं और सूची 2 में आपको उपयोग दिए गए हैं, यानी इन पैमानों का उपयोग कहां पर किया जाता है यह आपको सही चुनकर निम्नलिखित में से सही कूट का चुनाव करना है। अब यदि हम बात करें वेंटवर्थ के बारे में, इसके सामने भूकंप है, सैफिर सिम्पसन की बात करें अवसाद आकार है, फुजिता की बात करें टॉर्नेडो है, रिक्टर की बात करें तो हरिकेन है। यदि हम बात देखिए, यदि आपको पता है कि रिक्टर स्केल किसका पैमाना है, ठीक है, या यदि आपको और ये बहुत आसान है क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है कि रिक्टर किस लिए उपयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, यदि आपको इतना पता है कि रिक्टर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ध्यान रखें रिक्टर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। यदि आपको यह पता है कि डी इस प्रश्न का इसका सही मिलान क्या होगा, 1, तो देखिए आपको पता है यहां पर अब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा, ठीक। अब बात करें यदि हम फुजिता की, ठीक, और फुजिता से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फुजिता की बात करें तो फुजिता पैमाने का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, यह इसका इस्तेमाल किया जाता है टॉर्नेडो के मापन के लिए। टॉर्नेडो मतलब क्या, ध्यान रखें, टॉर्नेडो एक प्रकार का चक्रवाती स्थिति है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं उसमें से एक स्थिति है टॉर्नेडो। जब भी टॉर्नेडो की बात की जाएगी ध्यान रखें ये बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। और टॉर्नेडो की बात इंपॉर्टेंट यह है कि दरअसल जो हम फुजिता स्केल की बात कर रहे हैं, यह फुजिता स्केल मानव निर्मित जो भी संरचनाएं हैं, जो वनस्पति है, उनमें जो क्षति होती है किसके माध्यम से, टॉर्नेडो के माध्यम से, इस चक्रवात के माध्यम से, थी दशाओं के माध्यम से जो वनस्पति और मानव निर्मित संरचनाओं को क्षति पहुंचती है उसकी जांच की जाती है। तो ध्यान रखें फुजिता स्केल किससे संबंधित है, यह संबंधित है टॉर्नेडो से, यानी हमारा सी सही विकल्प कहां है इसका, 3। तो देखिए सी में 3 आपको इसमें और इसमें से चुनना है, यहां पर है। तो इस तरह आपने एलिमिनेट करके और केवल 2 ऑप्शन से इस प्रश्न का सही जवाब पता कर लिया, ऑप्शन डी। लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके बारे में और भी जानकारी। जैसे हम बात करें सैफिर सिम्पसन की, तो सैफिर सिम्पसन किस चीज का स्केल है, तो ध्यान रखें यह तूफान की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब तूफान में भी क्या, तो यह हरिकेन की तीव्रता, हरिकेन यानी सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक प्रकार है हरिकेन, और जो सैफिर सिम्पसन है यह हरिकेन के मापन के लिए यहां जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी क्या है, हरिकेन। और जब वेंटवर्थ की बात आएगी, ध्यान रखें वेंटवर्थ यानी क्या, वेंटवर्थ स्केल का उपयोग किया जाता है किसी भी अवसाद का, अनाज का, किसी भी चीज का क्या है, आकार मापने के लिए, आकार मापने के लिए। और यहां पर वेंटवर्थ के लिए क्या आंसर है, देखिए अवसाद का आकार। तो अवसाद के आकार के मापने के लिए वेंटवर्थ स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका यदि हम सही जवाब देखें तो एक का है 2, दूसरा सैफिर सिम्पसन हरिकेन यानी यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, फुजिता स्केल यानी टॉर्नेडो ऑप्शन सी होगा, फिर डी यानी रिएक्टर की बात कर रहे हैं हम, और रिक्टर पैमाने की मदद से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता यानी 1। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड से फिल इन द ब्लैंक्स तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलग हो जाता है या विलग किया जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन क्या है, पी, एस तथा एल, पी तथा एस, एस या पी। ऑप्शन आपके पास 4 है, यानी ए में पी, एस, एल तीनों तरंगों के बारे में है, बी पी तथा एस दोनों तरंगों के बारे में है, सी केवल एस तरंगों के बारे में है, और डी यानी पी तरंगों के बारे में।
तो जो हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, P, L और S, ठीक है, जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस ये 3 तरंगे हैं, ठीक। प्राइमरी यानी P तरंगे, सेकेंडरी यानी जो S तरंगे हैं और सरफेस तरंगों की बात की जाती है L के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इनको जो अलग किया जाता है, विलग किया जाता है, वह निम्नलिखित में से किन तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर अलग किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं और पृथ्वी में जो सबसे बाहरी कोर भाग है वह क्या है, भूपर्पटी, ठीक, क्रस्ट जिसे कहा जाता है। जो दूसरा आंतरिक हिस्सा है यह है मैंटल, ठीक है, और जो तीसरा हिस्सा है वह है क्रोड या कोर। अब यह भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, हम सभी इस बारे में जानते हैं। मेंटल भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, हम इसे भी जानते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक, यहीं पर अपर कोर और लोअर कोर। अब यदि हम बात करें, और क्रस्ट भी ठीक ऐसे ही 2 भागों में डिवाइड है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, सबसे भीतरी हिस्से की बात कर रहे हैं, हम कोर की बात कर रहे हैं। तो अपर कोर और इनर कोर, इन दोनों के भीतर, इन दोनों को जो डिफरेंस है, ये अपर कोर है, ये अंदर का कोर है या इनर कोर है। तो अपर कोर और इनर कोर के डिफरेंस के लिए किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है, या किस प्रकार की तरंगों के आवागमन के माध्यम से यह पता लगाया गया कि जो कोर है वह 2 हिस्सों में डिवाइड है, अपर कोर और इनर कोर, ठीक। तो यह पता लगाया गया P तरंगों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जो S तरंगे हैं, जब भी लिक्विड आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी लिक्विड आएगा तो लिक्विड में जो S तरंग है वह विलुप्त हो जाएगी, ठीक, जबकि जो P तरंग है वह क्या होती है, उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन यह विलुप्त नहीं होती। तो देखिए, आप इसको देख रहे होंगे, एपिक सेंटर से ही वेव्स निकली, आगे की ओर गई, P और S दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेव्स जा रही हैं, यदि हम S वेव्स की बात करते हैं, S वेव्स, तो ये कुछ इस तरीके से अवतल रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, कहां से, कोर के बाद। जबकि जब हम P वेव्स की बात करते हैं तो P वेव्स देखिए ये गुजरी, और कुछ P वेव्स जो बहुत तीव्र गति से आ रही थी, इनकी गति क्या हो गई, अंदर थोड़ी सी धीमी हो गई, ठीक है। तो जो लिक्विडी हिस्सा होगा किसी भी, इंपॉर्टेंट बात ये, किसी भी नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रोड की। तो जब भी हम क्रोड के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो लिक्विड हिस्सा है क्रोड का, वहां पर P वेव्स थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ P वेव्स क्या हो रही हैं, कोर तक जा रही हैं, इनकी जो गति है, इनका जो वेग है, इसमें परिवर्तन के बाद यह पता लगाया गया कि जो क्रोड है वह 2 हिस्सों में डिवाइड है, आंतरिक और बाह्य क्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, P वेव्स, या आप कह सकते हैं प्राइमरी वेव्स, या आप कह सकते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स। इनके आधार पर ही हमारा जो क्रोड है इसके बारे में पता लगाया गया कि यह बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में क्या है, डिवाइड है, विलग है, अलग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, या आपको खाली स्थान दिया हुआ है, स्लेट तथा सिस्ट के मध्य रूपांतरण की कोटि प्रदर्शित करती है। स्लेट तथा सिस्ट, ध्यान रखें, स्लेट और सिस्ट, इनके बीच रूपांतरण की कोटि क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है फाइलाइट, नीस, संगमरमर और क्वार्ट्जलाइट। आप सभी जानते हैं कि नीस कैसे परिवर्तित होता है, संगमरमर कैसे बनता है और क्वार्ट्जलाइट कैसे बनता है, ठीक। और हमने जब चट्टानों वाले चैप्टर को पढ़ा था, आपको वीडियो मिल भी जाएगी, जब हमने आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों के बारे में जाना था, तो हमने देखा था कि कैसे आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित हो जाती हैं और कैसे जो अवसादी चट्टान है वह भी रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। तो आग्नेय से भी चट्टानें रूपांतरित होती हैं और अवसादी से भी चट्टानें रूपांतरित होती हैं, और इस प्रकार की चट्टानों को हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, बहुत अधिक ताप दाब की वजह से जो हमारे पास चट्टानें मौजूद हैं वे क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, उनका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्लेट है, जो सिस्ट है, यह किस प्रकार की रूपांतरण की कोटि प्रदर्शित करता है, कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा फाइलाइट, ए ऑप्शन,
ठीक है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। जब भी सिस्ट के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सिस्ट क्या है, बारीक कणों वाली रूपांतरित शैल है। ध्यान रखिए, जब भी सिस्ट के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखें यह क्या है, बारीक कणों वाली रूपांतरित शेल। एक बात और आपको ध्यान रखना है, जो कायांतरित या रूपांतरित सेल है वह भी रूपांतरित होती है, यानी अवसादी और आग्नेय चट्टानें तो रूपांतरित होती ही है, लेकिन जो रूपांतरित चट्टानें हैं वे भी आगे आने वाली प्रक्रिया में, आगे आने वाले समय में रूपांतरित होती हैं। और बात पूछी जाए यदि स्लेट के संदर्भ में कि स्लेट क्या है, ध्यान रखें यह जलज अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है। किससे, जलज अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक है, तो ये तो हमने जाना किसके बारे में, स्लेट के बारे में, सिस्ट के बारे में। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए फाइलाइट। ठीक है, इस तरीके से हमने जो हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी के प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा कर ली, यानी भू आकृति विज्ञान से दिसंबर 2023 के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए और कौन से प्रश्न पूछे गए ये हमने देख लिया। मिलते हैं अगली यूनिट से पूछे गए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।